नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है सभी भावी शिक्षकगण का अपने यूट्यूब चैनल आई के हिंदी टारगेट में। जी हाँ, हिंदी टीजीटी पीजीटी साक्षात्कार 2016 और टीजीटी पीजीटी 2020 की जो भर्ती आई है, दोनों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो एक बार फिर लेकर आए हैं आपके समझ, जिसमें 10 प्रश्नों की श्रृंखला रहती है और आपको पहले 10 प्रश्न बता दिए जाते हैं, जिसके जवाब फिर आपको 10 सवाल मिलते हैं जो कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको देना होता है जवाब। तो ये श्रृंखला लगातार चल रही है। जिनको अभी तक सभी वीडियो नहीं मिल पाया है वो जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। अगर प्ले लिस्ट से वो नहीं खोल पाते हैं तो एक वीडियो बनाया है, उसको देख के आप प्ले लिस्ट में जाके पूरे वीडियो को आप देख सकते हैं, जिसमें आपका 63 भाग पूरा हो चुका है। ये भाग होगा 64वां। तो जो 20 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी उतना ही फ़ायदा है जितना इंटरव्यू के लिए फ़ायदा है। तो ये नहीं है सिर्फ इंटरव्यू में ही काम देगा, काम दोनों में देगा, क्योंकि यही सब प्रश्न रहेंगे जो प्रश्न बनाए जा रहे हैं। आपको एक नोटबुक बना लेना, उसी में सभी प्रश्नों को कलेक्ट कर लीजिए। एक आपका मोटा सा बन जाएगा, इसको पढ़ते रहिए। बुक के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से आपको पूरी तैयारी करवाई जाएगी। आपका जब तक पेपर होगा यानी अप्रैल के फर्स्ट वीक या तो मार्च के लास्ट अप्रैल के फर्स्ट में आपका पेपर का होना सुनिश्चित। लगभग लगभग मान चलिए 100 नहीं लेकिन 80% आपका उधर ही होगा। तो उसकी तैयारी के लिए आप लोग बने रहिए। जो नए मित्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है लाइक कर देंगे। लाइक सबको करना है, और जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब उन्हीं को करना है, और बेल आइकन को अवश्य दबाएंगे ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। कौन कौन से प्रश्न आपको दिए गए थे, जो जवाब आपको, इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है चैनल की कि आपको सभी प्रश्नों के जवाब जरूर बताया जाएगा। ये नहीं कि प्रश्न दे दिए गए आप ढूंढते रहिए, एक प्रश्न ढूंढते रहिए, 2-3 दिन वैसे खराब चला गया, प्रश्न नहीं मिल रहा है। तो प्रश्नों के सभी प्रश्नों के आपको जवाब मिल जाएगा। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कल वाला पहला प्रश्न आपका है कि कितने राज्यों में हिंदी बोली जाती है, नाम बताइए। तो कितने ही राज्यों में बोली जाती है, तो 10 राज्यों में बोली जाती है। कितने, आपको ये ध्यान देना है, 10 राज्यों में हिंदी बोली जाती है, जिसमें आपका है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, फिर इसके बाद झारखंड, फिर इसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हो गया, फिर झारखंड हो गया, फिर इसके बाद आपका है मध्य प्रदेश यानी एमपी इसको कह सकते हैं, फिर इसके बाद आपका है बिहार, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। तो राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक आपका बच रहा है हरियाणा। तो इतने आपके 10 राज्य हैं। आपको फिर से एक बार बता देते हैं, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड। इन राज्यों के अलावा और राज्य भी हैं, लेकिन प्रादेशिक भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है। तो उसमें अन्य राज्य हैं। तो आपको 10 मूलतः आपको जानने हैं। 10 राज्यों की राज्य भाषा हिंदी हो गई है और 10 राज्यों में हिंदी बोली जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न, हिंदी शब्दकोश में का वर्ण के बाद, हिंदी शब्दकोश में का वर्ण के बाद, इसमें अक्षर था, ये हम इसको कर दे रहे हैं सही। अक्षर, कौन सा अक्षर आता है, तो का वर्ण के बाद आपका छा वर्ण आता है, छा अक्षर आता है। किसके बाद, का के बाद। तो उसमें का के बाद आपका खा नहीं आएगा, क्योंकि का के बाद आपका इसलिए आएगा क्योंकि आपका छा जो बना है का धन सा से मिलके बना, तो इसलिए का के बाद फिर आधा का ही आ रहा है, इसलिए इसका शब्दकोश में इसके बाद नंबर आता है। तो आपको गलती नहीं करनी है। आपको इंटरव्यू में अगर पूछा जाता है तो आपको बताना है कैसे, तो आप इसका विच्छेद करके बताएंगे। अगर आपका पेपर में आता है तो का के बाद आप छा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, छा लगाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न,
पद से छोटी इकाई क्या है बताइए। तो पद से छोटी इकाई, इसी पद का दूसरा नाम आप जानते हैं शब्द है। शब्द और पद में हम अंतर बता चुके हैं। तो पद से सबसे छोटी इकाई आपकी हो जाएगी अक्षर। अक्षर हो जाएगी, क्योंकि पहले अक्षर है, फिर पद है, पद या शब्द है, ठीक है, शब्द है, फिर पद है, फिर वाक्य है, ठीक है, ये आपके क्रम हैं। यानी अक्षर, पद, अक्षर है, शब्द है, शब्द या पद कहिए, फिर इसके बाद आपके वाक्य हैं। तो क्या है, अक्षर है। चौथा प्रश्न, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खेर। बीजी खेर। तो इनको बीजी खेर का मतलब हो गया, बी से हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक नहीं, बाल गंगाधर खेर होंगे, यही आपको बताने के लिए हम लिखे थे। बाल गंगाधर खेर होंगे, तिलक नहीं। बाल गंगाधर तिलक दूसरे हैं जो फांट की शुरुआत किए थे। 192 फांटों को, 190 फांटों को एकत्रित करके तिलक फांट बनाया था। तो बाल गंगाधर तिलक हैं। और राजभाषा आयोग का गठन कर अध्यक्ष जो है ये बीजी खेर हैं, जो 1955 में किए। कब किए, 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किए हैं। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांचवा प्रश्न, हिंदी की आदि जननी कौन है। उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो कहने का मतलब ये है, तो आदि जननी जो है इनकी संस्कृत है। संस्कृत देख लीजिए कैसे लिखा, बहुत लोग संस्कृत लिखते हैं, तो संस्कृत ये वाला आपका गलत है, ये आपका सही है। संस्कृत की बात किया जा रहा है, ये संस्कृति है, ये संस्कृत है, ठीक। तो संस्कृत, आदिजन्य कौन है, संस्कृत है। छठा, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम बताइए। तो हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम जो होगा, आपको बता दें, पहले आपका है, देख लीजिए, संस्कृत है, अभी बताए हैं, फिर देख लीजिए, संस्कृत है, फिर इसके बाद आपका है पाली है, फिर प्राकृत है, फिर आपका अपभ्रंश है, फिर इसी बीच में आपका अवहट्ट आ जाता है। इसके बाद तब नंबर लगता है हिंदी का। तो संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, अवहट्ट, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, और तब जाके हिंदी आता है। तो इसको आप आसानी से थोड़ा छोटा करके बना सकते हैं। इसी तरह कर सकते हैं, सपा पर आई, तो आपका क्रम एकदम टूटेगा नहीं, पूरी तरह से बन जाएगा। चाहे जहाँ, चाहे वाइवा में लिखिए, चाहे आपका 2000 मतलब जो आपका टीजीटी पीजीटी पेपर में आएगा, क्रम से पूछ सकता है, क्रम से कौन सा सही है। तो सा से संस्कृत, पा से पाल, प्रा से प्राकृत, आ से अपभ्रंश, ही से हिंदी, ठीक है, ये आपका क्रम है। और सबका समय आप लोग जान ही रहे हैं, समय क्या बताया गया, 5 संस्कृत का समय है, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व है। पाली का है 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी है। प्राकृतिक है प्रथम शताब्दी से 500 ईसा पूर्व है। अपभ्रंश का है, जो बार बार पूछा था, अपभ्रंश का समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। और हिंदी का जो समय है आपका 1000 से अब तक। इसी बीच में अपभ्रंश और हिंदी के बीच में आपका अवहट्ट आ जाता है, कहीं कहीं 1100 से 1300 माना जाता है, ठीक है। ये आपके हम बता दिए हैं। अगला प्रश्न, छायावाद और प्रगतिवाद में अंतर बताइए। छायावाद और प्रगतिवाद में अंतर आपको बताना है, तो एक दो कम से कम अंतर आपको याद होना चाहिए। छायावाद क्या है, व्यक्तिकता। छायावाद व्यक्तिकता पर आधारित है, यानी व्यक्ति पर आधारित है। छायावाद व्यक्ति पर आधारित है, जबकि प्रगतिवाद सामाजिकता, सामाजिकता पर क्या है, आधारित है। छायावाद में है स्वतंत्रतावाद का प्रभाव है, राष्ट्रवाद का है, गांधीवाद का प्रभाव बताया जाता है। आप लोग जैसे पढ़ेंगे गांधीवाद से, सियाराम शरण गुप्त सब गांधीवाद से हैं। और छायावाद में आप जानते हैं राष्ट्रीय चेतना से आपके नवीन हैं,
दिनकर हैं, माखन लाल, ये सब इनसे प्रभावित हैं। और प्रगतिवाद में आपका मार्क्सवाद, किससे है? मार्क्सवाद राजनीति जिसको बोलते हैं, मार्क्सवाद से संबंधित है। तो ये आपके अंतर हैं। फिर इसके बाद इसमें प्रतीकों का अधिक प्रभाव है। छायावाद में प्रतीकों का क्या है? अधिक प्रभाव है, जबकि प्रगतिवाद में ना के बराबर है। छायावाद में काल्पनिकता है और प्रगतिवाद में यथार्थता है। ये आपको शालीनता से बता देना है, एकदम बिल्कुल धैर्य के साथ। 8वां प्रश्न आपका है आदिकाल का समय ईस्वी में बताइए। तो आप लोग आदिकाल का समय जान रहे हैं, जो आचार्य शुक्ल के अनुसार है। तो आदिकाल का समय 1050 से 1375 आप लोग जान रहे हैं। तो इसको ईस्वी में अगर कहा जाए तो इसको कर सकते हैं, घटा लेंगे अपने आप, हम बिना घटाए हम बता दे रहे हैं। और इसके बाद 1318, तो आप जान रहे हैं कि संवत में से घटाएंगे, 57 घटाएंगे, ईस्वी हो जाएगा वो। इस ये ऊपर संवत में है और नीचे ईस्वी में है। तो ईस्वी में बताना था 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक। कोई समस्या, कोई दिक्कत होगी तो आप लोग बताते रहिएगा। समस्या का समाधान इस चैनल के माध्यम से आपका होता रहेगा। चलिए 9वां प्रश्न है सर्वांग निरूपक किसे कहते हैं? सर्वांग निरूपक या सर्वांग निरूपण या सर्वांग विवेचन किसे कहते हैं? तो सर्वांग निरूपक या विवेचन जो कवि या जिन्होंने सभी अंगों का, सर्वांग यानी सर्व मतलब सभी, अंग मतलब अंग, सभी अंगों का क्या किया हो? विवेचन किया हो, उसी को सर्वांग निरूपक कहते हैं। सभी अंग का मतलब यहाँ हो गया, आप अंग का मतलब ये शरीर का अंग नहीं करना है, आँख का, नाक का, कान का, ये नहीं। सर्वांग निरूपक ये आपके रीतकाल में ज़्यादा मिलेंगे। आपका जैसे हो गया रस, छंद, अलंकार, ध्वनि, ये सब सर्वांग निरूपण के क्या हैं? अंग हैं। जब नक्सिक की बात आएगी तो नक्स से लेकर शिखर तक, यानी पैर से लेकर शिखर तक का वर्णन होगा, तब उसमें सभी अंगों उपअंगों का वर्णन किया है रीतकाल के कवियों ने। तो ये हो गया आपका सर्वांग निरूपण। आज का अंतिम और 10वां प्रश्न है अंडे का शहजादा किसे कहा जाता है? तो अंडे का शहजादा अनुभवहीन व्यक्ति को, अनुभवहीन व्यक्ति को अंडे का शहजादा व्यक्ति कहा जाता है। जो अनुभव में क्या रहता है? हीन रहता है, उसके लिए मुहावरा है अंडे का शहजादा। तो ये आपके 10 प्रश्न हो गए हैं। अब हम चलेंगे आपको लेके 10 सवाल की तरफ, यानी 10 प्रश्न जो आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर देने होते हैं जवाब। तो देखिए आपके लिए कौन कौन से ऐसे प्रश्न रखे गए हैं जो आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। आपकी परीक्षा में तो पूछे अवश्य जाएंगे, परीक्षार्थियों के लिए उतना ही मोस्ट है जितना इंटरव्यू के लिए। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। आज का सवाल, आज के सवाल में देखिए पहला सवाल आपके सामने है विशिष्टांग निरूपण किसे कहते हैं? अभी तक था सर्वांग निरूपण, हम आपको बता दिए हैं। अब विशिष्टांग निरूपण किसे कहते हैं? दूसरा है कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख संप्रदाय बताइए। कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख संप्रदाय कितने हैं, कौन कौन से हैं, वो आपको बताना है। कृष्णाश्रयी की प्रमुख शाखा, कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख संप्रदाय बताइए। तीसरा है तुलसी जी के जीवन के बारे में जानने का स्रोत क्या है? तो आपके जो तुलसीदास जी हैं ये पीछा छोड़ने वाले नहीं, चाहे आपका एग्जाम हो, चाहे आपका इंटरव्यू हो, कोई भी चीज़ हो, आपका तुलसीदास जरूर रहेंगे, चाहे उनकी रचना, चाहे उनका नाम, कुछ भी। तो तुलसीदास जी के जीवन के बारे में जानने का स्रोत क्या है? इनके बारे में हर परीक्षा में पूछा जाता है, हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, हर बच्चे से पूछा जाता है, इनसे एक प्रश्न कर ही लिया जाता है। तो तुलसीदास लगभग हर वीडियो में आपको मिलते रहेंगे, तो आपको बताना है तुलसीदास को अच्छे से तैयार कर लेना है। एक बात और कि आपको एक ही अंग तैयार करके नहीं जाना है, अंग का मतलब एक ही भाग, सिर्फ हम कहानी पढ़ लिए और इसके बाद एक कवि को पढ़ लिए, इसके बाद एक रस पढ़ लिए, हमारा काम इंटरव्यू समाप्त हो गया।
तो इतने से आपका इंटरव्यू नहीं होने वाला है। इंटरव्यू का मतलब हम बार बार समझा रहे हैं कि इंटरव्यू का मतलब है कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। छोटे छोटे प्रश्न आपसे, बहुत छोटे प्रश्न पूछेंगे, बहुत ज़्यादा आपको उलझाने के लिए पूछेंगे। बड़ा नहीं कह देंगे कि एक वो पंक्तियाँ बोल देंगे आप उसकी व्याख्या करिए आधा घंटा, क्योंकि आपको मात्र 10 से 8 से 10-12 मिनट बैठना है। उतने में आपसे 20 सवाल वो कर जाएंगे, और जब 20 सवाल कर जाएंगे तो आप उसी में एकदम पूरी तरह से सोच में पड़ जाएंगे, किसका बताएं, ये तो पढ़े ही नहीं थे, कैसे क्या हो गया। तो आपको सभी पूरी पुस्तक को पढ़ना है। समझ लीजिए आपको परीक्षा देना है, और परीक्षा का मतलब ये है कि आपको रचना नहीं याद करना है, जो पुराने नए सब रचनाएं हैं उनको नहीं याद करना है, मुख्य मुख्य रचनाएं याद करना है। पद्मावत हो गया, रामचरितमानस हो गया, पृथ्वीराज रासो हो गया, रामचंद्रिका हो गया, शेखर एक जीवनी हो गई, गोदान हो गया, ये आधे अधूरे ये सब रचनाएं आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी जानना है। कौन पात्र हैं, किसमें पात्र हैं, कौन नायक है, कौन नायिका है, किस रचना में नायिका नहीं है, नायक नहीं है, महाभारत पर कौन आधारित है, कौन स्त्री विमर्श पर आधारित है, ये सब आपको याद करना है। तो इंटरव्यू इतना आसान भी नहीं, इतना आप लोग समझ रहे हैं कि जाएंगे वहाँ इंटरव्यू बस इसके बाद बता के चले आएंगे। तो आपको वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को बताना होगा। अगर 10 प्रश्न पूछते हैं, कम से कम आप 7 प्रश्नों को जवाब देंगे, तभी आप संतुष्ट रहेंगे। नहीं तो बाहर निकल के आएंगे तो आप संतुष्ट कतई नहीं रहेंगे, हम तो आधे प्रश्न बता ही नहीं पाए, और अब क्या होगा, रिजल्ट हमारा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो आप संतुष्ट होकर अंदर से आइए, तभी आपका अच्छे से बन पाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। पद्मावत की छायाप्रत किस सूफी काव्य को मानते हैं? पद्मावत की छायाप्रत का मतलब हम आपको बता दे रहे हैं कि पद्मावत की तरह कौन सी एक रचना और लिखी गई सूफी काव्य में, जिस तरह से पद्मावत में एक नायक दो नायिका हैं, उसी तरह से कौन सी रचना जिसमें एक नायक दो नायिका हैं। पद्मावत में 7 छंद चौपाई के बाद एक दोहा रखने की परंपरा है, और उस रचना भी में उसी तरह से रखा गया है। उसमें भी सिंघल देव का अंग्रेजों का वर्णन है, और इसमें भी है, तो इसलिए उसको छायाप्रत कह सकते हैं। कौन सी रचना है आपको देख लेना है, पूरे जो 4-5 है उसको पढ़ के तब देख के बताइए कौन सा है। वैसे आप लोग इतना इंटरव्यू की तैयारी तक पहुंचे तो आप लोग को पूरी तरह से आप लोग को याद होगा। अखरावट का विषय क्या है बताइए? तो जो अखरावट आपका है, हम बता दे रहे हैं, अखरावट आप पद्मावत, कन्हावत, ये सब जायसी की रचनाएं हैं। तो अखरावट का विषय क्या है ये आपको बताना है। सुखात्मक रस कौन कौन से हैं बताइए? तो रस 2 प्रकार के बताए गए हैं मुख्यतः, एक सुखात्मक, एक दुखात्मक। सुखात्मक में कौन कौन आते हैं और दुखात्मक में कौन कौन आते हैं? तो आपको सुखात्मक पहले बताना है, अगले वीडियो में हम आपको दुखात्मक देंगे। पहले आपको सुख, अगले वीडियो में दुख वाला। तो लास्ट में आपका सुख ही सुख रहेगा अगर दोनों बता ले जाएंगे तो। अगला प्रश्न, अवधी भाषा का निजी छंद कौन सा है बताइए? जी हाँ, अवधी भाषा का निजी छंद कौन है? जो अवधी में लिखा जाता है लेकिन छंद उसमें जो बरबर छंद रहता है वो अवधि में ही रहता है। 8वां प्रश्न, फ्लैश बैक शैली का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले पहले कवि कौन हैं? फ्लैश बैक शैली का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले पहले कवि कौन हैं? ये आपको बताना है सभी प्रश्नों को। 9वां है, लाघव चिन्ह किसे कहते हैं? जी हाँ, लाघव चिन्ह किसे कहते हैं? चिन्ह को आपको देख लेना है, जितने भी चिन्ह हैं, उद्धरण चिन्ह है, योजक चिन्ह है, रेखांकित हैं, लाघव हैं, विलुप्त है, जो भी है तिर्यक चिन्ह है, ये सब आपको चिन्ह के बारे में जान लेना है। तो हम बार बार चिन्ह कह रहे हैं, पढ़ा तो चिन्ह ही सब लोग, लिखा तो पढ़ा तो चिन्ह ही जाता है लेकिन लिखा चिन्ह रहता है। तो ये इतना ज़्यादा तद्भवीकरण हो गया है कि मुख से लगभग सबके मुख से चिन्ह ही निकल जाता है। तो लाघव चिन्ह किसे कहते हैं? चिन्ह कोई नहीं कहता, सरलता के लिए सब चिन्ह ही कहते हैं। तो उस पर आप मत जाइएगा कि आप बार बार चिन्ह कह रहे हैं, ठीक है? देखे होंगे जब चुनाव आता है तो चुनाव चिन्ह कोई नहीं लिखता, चुनाव चिन्ह ही लिखा जाता है। जिस तरह से आपका है ठंडा और ठंडा, ठंडा है आपका ना, देख लीजिए शुद्ध ठंडा है, लेकिन दुकान पे आप जाएंगे तो इसी का प्रयोग करेंगे, गारंटी है मेरी, आप ठंडा ही कहेंगे, ठंडा नहीं कह सकते। और इसको ये ठंडा नहीं कहेंगे, इसको आप ठंडा ही कहेंगे। क्या कहेंगे? कहेंगे एक ठंडा दे दीजिए। ठंडा कोई कहता है? दिल से बताइए, कोई नहीं कहता ठंडा, सब लोग ठंडा कहते हैं। तो बोला कुछ और जाता है, कुछ लिखा और जाता है, इसलिए हम आगे। आज का अंतिम और 10वां प्रश्न, लिंग का शाब्दिक अर्थ है बताइए?
लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है बताइए। तो लिंग देख लीजिए, इसी तरह से भी लिखा जाता है, आप लोग उस पर मत जाइएगा, ये लिंग लिखा जाता है, संस्कृत में है, ठीक है। तो लिंग का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो ये रहे आपके 10 प्रश्न। अब आपको लिख कर देना होगा कमेंट बॉक्स में सभी प्रश्नों के जवाब हम बता दिए हैं। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, लगातार आपको वीडियो देते रहेंगे। आप लोग बस चैनल से जुड़े रहिए, बने रहिए और वीडियो को आप लोग लगातार देखते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।